हेलो दोस्तों, टुडे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। जैसे समांतर श्रेणी में सूची क्या होती है, पद क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, और सर्वांतर से रिलेटेड ही हम एक नोट के बारे में पढ़ेंगे और फिर सर्वांतर का सूत्र पढ़ेंगे। एक स्लाइड में हम इतनी चीजें पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सूची क्या होती है? संख्याओं का एक निश्चित क्रम क्या कहलाता है? सूची कहलाता है। ठीक है। पद क्या होते हैं? तो इसी सूची की प्रत्येक संख्या या अंक को ही हम पद कह देते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक निश्चित क्रम ले लो, जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 10 और 12, इस प्रकार से कोई एक संख्या है, ये निश्चित क्रम में आ रही है। कौन सा क्रम ले रहा है? 2 में 2 जोड़ा है तो 4 हुआ, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 में 2 12, निश्चित क्रम में आ रही है। तो इनकी प्रत्येक संख्या, जैसे ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, और अंक, इन सभी को हम लोग क्या कह देते हैं? ये भी एक पद है, ये भी एक क्या है? पद है, ये भी एक क्या है? पद है। तो ये सारी चीजें पद है। तो हम क्या लिखेंगे? सूची के प्रत्येक अंक व संख्या को क्या कहते हैं? पद कह देते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? तो ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों, अब पद समझ गए ना, ये दो क्रमागत पदों के बीच इनका अंतर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर समान होता है, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। परिभाषा में अभी लिखना है, किसी श्रेणी के आए क्रमागत पदों के बीच अंतर बराबर हो वह श्रेणी क्या कहलाती है? वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। तो बात समझ में आई? समांतर श्रेणी क्या होती है कि नहीं समझ में आई? जब किसी श्रेणी का, जैसे यही ले लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों की, तो ये एक श्रेणी कैसी श्रेणी हो जाएगी? समांतर श्रेणी। क्योंकि इनके बीच का दो क्रमागत में आए, मतलब 4 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी पदों के बीच में कितने का अंतर होगा? 2 का। अगर ये अंतर कहीं बदलता है तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं रह जाएगी। समांतर श्रेणी में अंतर, जो क्रमागत पद होते हैं उनके क्रमागत होने चाहिए। वैसा नहीं है कि 2 और 6 का देखने लगो, क्रम से जो आते हैं वो वाले पद, उनके पदों का अंतर कैसा होना चाहिए? क्रमागत होना चाहिए, और उनके पदों का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। प्रथम पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ही, या फिर पहला पद ले लो, पहला पद ही क्या कहलाता है? प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद कहलाता है। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। सर्वांतर क्या होता है? जो ये अंतर आ रहा था ना, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सर्वांतर कह देते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। तो क्या लिखोगे? समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। इसको हम काहे से डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस जिसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये सर्वांतर होता है। ठीक है। नोट क्या होता है? अब अच्छा, सर्वांतर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। शून्य किस कंडीशन में होगा? जैसे मैंने कहा 2 2 2 2 2, ये भी तो एक श्रेणी है। इनके बीच में अंतर कितने कितने का है? 0 0 का है। तो सर्वांतर कैसा हो सकता है हमारा? सर्वांतर शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। अब इसका सूत्र अगर मैं बात करूं तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हमारा क्या होगा? तो डी बराबर हो जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ये सब क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा। इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके कुछ क्वेश्चन को हम, कुछ सूत्रों को हम और अभी बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरीके से चलता हुआ चल जाएगा ए प्लस एन प्लस 1 अपॉन डी। ये हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात? अब आपसे कहा जाए समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो ए एन अगर हमें निकालना हो, एन की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला हो जाता है ए एन माइनस 1 अपॉन डी। एक ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर ए एन को हम अंतिम पद मान लें, इसको क्या मान लें? अंतिम पद। तो जब ये अंतिम पद हो जाता है तो इसी को हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं। तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? ठीक है। ये नोट ही है, ये नोट है। ठीक है। तो इसको हटा दिया। अब समांतर श्रेणी का एनवा पद दो बार लिख दिए। चलो यही फॉर्मूला लिख देना, ए की पावर एन ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 डी। ठीक है। यही फॉर्मूला है। ठीक है। दो बार लिख दिया था। अब यदि अंतिम पद एल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लिख देना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल कभी कभी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? जैसे पद दिए कि इनका योगफल क्या होता है, तो इनका योग का फॉर्मूला होता है एस एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एक फॉर्मूला और होता है जब हमें अंतिम पद दिया हो तो s बराबर n अपॉन 2 a प्लस l, ये एक फॉर्मूला होता है जब हमें क्या दिया गया हो, अंतिम पद l दिया गया हो। ठीक है, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, तो आपको ये पता होगा एस एन बराबर होता है n प्लस 1 अपॉन 2, n स्क्वायर हो जाए तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में इतने फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, और शायद कोई चीज इसमें बची नहीं है, जो था मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, तो इतना ही आपके लिए है, इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। लड़की, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, अच्छे तो है ना, ध्यान तो रखते हैं आप अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग को बहुपद की क्लास नंबर तीसरी पढ़नी है। दो हो चुकी है शायद मेरे हिसाब से, कॉन्सेप्ट की क्लासें कितनी हुई है, दो टोटली हुई है। दो में मैंने क्या करवाया आपको पता है, चर अचर बहुपद बताए हुए हैं मैंने, चर की परिभाषा, अचर की परिभाषा और बहुपद वगैरह भी मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग जो स्टडी करेंगे, बहुपद के प्रकार भी बता चुके हैं, घात के आधार पे और पदों के आधार पे, फिर उनकी डिफिनेशंस लिखवा चुके हैं। अब हम लोगों का जो काम की चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि जो पढ़े हैं वो काम की चीजें नहीं, वो भी है, वो बेसिक है। अब जो हमें पढ़ना है एक्चुअली में, जो कक्षा 9 का सिलेबस है, आज से वो चालू हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। या तो आपसे सीधा पूछेगा कि बहुपद का मानक रूप बताओ, 2 नंबर में आ जाएगा, तो इस प्रकार की एक इक्वेशन बनती है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब कहते भैया इसको लिखे कैसे, कैसे इसको समझे, कैसे आपने बनाया, और या तो फिर इसका कोई, देखो अभी देखने में काफी डरावना सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको पूरे को याद करो तो याद करने में दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है, होनी है दिक्कत। तो अब इसको ऐसा कुछ ट्रिक बताइए भैया जिससे हमें ये क्या हो, याद हो जाए, या फिर याद नहीं करना है, इसको बनाना सीखना है। देखो समझो मेरी बात को, कैसे यहाँ पे मैं बनाना सिखाता हूँ। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको जो बहुपद होता है उसमें चर और अचर मिक्स होते हैं, इतना तो पता ही है आपको। तो मैंने माना कि ए हमारा कोई अंकगणितीय नंबर है, और ये क्या है हमारा कोई एबीसीडी का अक्षर है, एक्स से ही आपका चलता है, जो बहुपद होता है मोस्टली काम में पूरी मैथ एक्स और वाई में ही तो डिपेंडेंस है। तो हमने मान लिया कि इस प्रकार का हमारे पास कोई पद है या संख्या है, कुछ भी आप मान लो। अब इसी से मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कहां से चालू करना है, एन से चालू करना है। तो नीचे एन लिखना है, ऊपर एन लिखना है, फिर प्लस कर देना है, फिर इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब एन में एक माइनस करना है, एक्स में एक माइनस करना है, फिर ऐसे ही एन में -2 करना है, एक्स में -2 करना है, फिर ए में -3 करना है, एक्स में -3 करना है, और अंतिम में जाके क्या करना है, एक्स में 1 कर देना है, ए में 1 कर देना है, एक्स की पावर 1 कर देना है, प्लस ए की ए में 0, एक्स में 0। तो इस प्रकार देखो यही तो मैंने लिखा है आपको। तो बनाना आपको समझ में आ गया कि नहीं, सिर्फ आपको कितना दिमाग में रखना है, ए एक्स दिमाग में रखना है बस। फिर नीचे एन ऊपर एन, नीचे एन -1 ऊपर एन -1, नीचे एन -2 ऊपर एन -2, नीचे एन -3 ऊपर एन -3। ठीक है, ये आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो जाएगा, बन के क्या तैयार हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आई ना, आप बना लोगे आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, दिक्कत तो नहीं आएगी। अब इनको रटना नहीं, समझा दिए ऐसे ही बनाना। ठीक है, अब देखो वो तो याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, आप याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो समझ के करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। अब जो हम लोगों को आज स्टडी करनी है ना, जो आज हम लोगों का मेन मटेरियल है वो ये है, दिए गए बिंदुओं पर बहुपद के मान ज्ञात करना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, कक्षा 9 में आप लोग गलत करके भी काफी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, तो आप इसको समझते। देखो यदि हमारे पास पीएक्स क्या है, कोई बहुपद है, यदि पीएक्स बहुपद हो तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये एक इस तरीके का आपका एक सिंबल है तो बहुपद ही होगा, बहुपद पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्या। अब एक बात मुझे बताओ, वास्तविक संख्या कहां से कहां तक आती है, जितने भी आप पढ़ते हो उसमें सब तो वास्तविक संख्या ही है, चाहे उसमें फ्रैक्शन ले लो, इनफ्रैक्शन ले लो, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, भिन्न के रूप में हो, दशमलव हो, नॉर्मल पूर्णांक नंबर हो, धनात्मक भी हो सकती है, मतलब कुछ भी नंबर हमारे पास हो सकते हैं। वास्तविक संख्या में क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। आपको दशमलव भी दिया, अल्फा की जगह एक्स क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्या अल्फा। अल्फा ऐसा एक नंबर माने हैं हम, अल्फा क्या है, एज अ नंबर है, क्या है, नंबर है। अब नंबर के हिसाब से और नंबर कैसा होना चाहिए, वास्तविक। वास्तविक में दशमलव में भी दे सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, भाज्य अभाज्य सम विषम, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या,
रिपीटिंग अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव, मतलब जितने हम लोगों ने वास्तविक के पार्ट्स पढ़े हैं वो सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, बात समझ में है। अब आपसे कहेगा कि पी अल्फा का मान ज्ञात करना, आपको इसमें कम समझ में आ रहा होगा, है ना। अब एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। देखो, अब क्वेश्चन पूछने का प्रारूप भी तो आपको समझ में आना चाहिए, तभी उसमें आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि क्वेश्चन इसमें पूछता कैसे। क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से पूछता है, जैसे बोलेगा आपसे, अब देखो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। जैसे कहेगा यदि यदि p अपॉन x, इसको क्या पढ़ते हैं, p ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 के लिए p ऑफ 3 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अब देखो हमारे पास एक व्यंजन था। अब ये तो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया, हम पहले पूरा पूरा लिखते हैं। p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब बात को बहुत गौर से समझना। p ऑफ x जो है, मतलब p जो कोष्टक में x लिखा है, हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें कैसा मान चाहिए, 3 का। मतलब x को किसके साथ रिप्लेस कर रहा है, वो 3 के। तो ये जिसके बराबर है उसमें भी तो x के साथ क्या रिप्लेस होगा, 3 रिप्लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 3 रिप्लेस हो जाएगा, मतलब x रिप्लेस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, तो तब तो सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे क्या रखना पड़ेगा हम लोगों को, 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 त्रिक को 4 3 12, 12 और 3 15 और 9 24। तो आपका P ऑफ 3 का आंसर कितना आया, 24। तो एक इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछा करते हैं, एक ये प्रारूप हो जाता है। अब इसी में एक शून्य का कॉन्सेप्ट आ जाता है, शून्य का कॉन्सेप्ट अभी बताते हैं हम। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कभी भी आपसे पूछेगा तो आप ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब इसमें आपका पूछता है बहुपद के शून्यक, क्या पूछता है, ऐसा करो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद बहुपद के शून्यक नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से, ठीक है, फिर बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का शून्यक। देखो अब दो नाम से जाना जाता है, शून्यक और मूल, ये दोनों चीजें एक ही हैं। अगर मूल भी कह रहा है तो भी एक ही वही चीजें हैं, और आपका शून्यक भी वही चीजें हैं। देखो अब बात को समझना, एक वास्तविक संख्या की, अब जो इसमें किताब में डिफिनेशन लिखी हुई है मैं पूरी वही लिखवा रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। एक वास्तविक संख्या के, मतलब के, हमने उस बार वास्तविक संख्या क्या मानी थी, अल्फा माना था ना, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा मान लो, के मान लो, ए मान लो, जो भी आपको मानना हो, ठीक है। बहुपद fx, बहुपद f ऑफ x का शून्यक होगा, का शून्यक, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, मूल। शून्यक या मूल होगा, कब होगा, एक कंडीशंस होती है, p ऑफ k इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशंस फॉलो कर रही है, समझना मेरी बात को, p ऑफ x अगर 0 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ये k क्या कहलाएगा, p ऑफ या फिर f ऑफ x लिखा है ना, p लिख लो, p से समझा रहे तो p ऑफ x लिखो, ठीक है, समझो मेरी बात को। अगर आपसे बोले कि p ऑफ x k रखने पे 0 आ गया मान, तो हम क्या बोलेंगे कि k जो है p ऑफ x का क्या है, एक शून्यक है या फिर मूल है। बात समझ में आई इतना? अगर आपसे ये बोल दे कि p ऑफ x का एक मूल k है, तो कोई एक सिंबल का वैल्यू निकलवा लेगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा एग्जांपल, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं बता रहा हूं। देखो जैसे मैंने कहा, यदि p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का, यहां पे k कर दो, k की जगह कुछ और कर दो, जिससे मैंने माना b। क्या लिखा है, यदि p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस b का
एक शून्यक फोर है तो k का मान ज्ञात करो या b का मान ज्ञात करो, b का मान ज्ञात करो। बात नहीं समझी क्या कहे? अब देखो इसमें क्वेश्चन हमसे खुद कह रहा है कि p ऑफ x का एक शून्यक या मूल कौन है, 4 है। तो जाहिर सी बात है p ऑफ 4 कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि मूल कह रहा है। 4 क्या है, इसका एक मूल है। अगर ये मूल होगा या फिर शून्यक होगा तो 0 होगा, मतलब p ऑफ 4 क्या होगा, 0 होगा। यहां तक बात समझ में है कि नहीं समझ में? ठीक है। अब देखो p ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो p ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस b। ये किसकी वैल्यू है, p ऑफ x की, है कि नहीं? अब हम p ऑफ 4 निकाल दें, x की जगह क्या रख देंगे, p ऑफ 4 रखो माइनस p। इसका मान क्या होगा, p ऑफ 4 का मान क्या है, 0 है, क्योंकि शून्यक बोला है। तो हम इसको 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा माइनस b, तो ये 32 हो गया माइनस b। तो b का मान यहां से कितना निकल के आएगा, 32। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए, ये बताओ मुझे। एक अचर पद का मान निकलवाता था कि नहीं निकलवाता था आपसे? तो बात समझ में आई ना कैसे इसको सॉल्व करना है। इस प्रकार के इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अभी देखो शून्यक निकालने की कंडीशंस होती हैं, द्विघात की, तीन घात की और एक घात की। तो ये जो है हम जब सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है, कि एक घात की कैसे निकालते हैं, दो घात की कैसे निकालते हैं और त्रिघात वाले कैसे निकालते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको? अब कुछ इसमें मुझे इतना ही बताना है, बहुपद के शून्यक इस प्रकार के इससे क्वेश्चन बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लिखा दे रहा हूं, उनको नोट कर लो बस। आज की क्लास को एंड कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण, देखो अब आपको यहाँ पे स्टडी कौन सी करनी है, घात के आधार पे बहुपद। घात के आधार पे बहुपद मैंने मोस्टली कितने बताए थे, 3 बताए होंगे। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, या फिर रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। तो जो पहला नोट होगा इसमें हम लोग लिखेंगे एक घातीय, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एक घातीय को रैखिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बोल देंगे, ठीक है। इसी को क्या बोल देंगे, रैखिक बोल देंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, कि अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी, ठीक है। बात समझ में आई? अब द्विघातीय बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, तो 2 होगी। क्या लिखेंगे, द्विघातीय बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। ये डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। ये सीधे सीधे आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से त्रिघातीय बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। तो ये तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है शून्य बहुपद का, तो इसको नोट डाल के आप लोग लिखेंगे। देखो जो ये महत्वपूर्ण बिंदु लिखवा रहे हैं इनसे आप कंफर्म क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे बनेंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो इनको बहुत अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। देखो शून्य बहुपद की, अगर आपसे पूछे शून्य बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, शून्य बहुपद की
घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते, हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बस, लास्ट पॉइंट। ठीक है, क्या होगा अगर किसी भी चर या अचर की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, चर में क्या आ जाएंगे आपके एबीसीडी के अक्षर, अचर में क्या आ जाएंगे 1 2 के। तो कोई भी चर अचर है अगर उसकी पावर 0 है या उसकी पावर में शून्य लगा हुआ तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, किसी भी चर या अचर की घात 0 होने पर उसका मान कितना होगा 1 होगा। बात समझ में आई। अगर आप किसी भी चर अचर की मैं बात करूं, अगर उसकी पावर 0 है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताना है, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 या 42 की पावर 0 या 8 की पावर 0 या 9 की पावर 0, इन सब का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, कि नहीं समझ में आई, पक्का ना। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करें, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए।